नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया का खास कार्यक्रम जनहित और मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे उससे पहले सीधा गोरखपुर लेकर चलते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार फिर से सुन लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, यहाँ पे जिलाधिकारी कोर्ट में, तहसील के कोर्ट में जो मामले लंबित होंगे उन सब का निस्तारण एक समयबद्ध तरीके से होगा, क्वालिटी के साथ होगा। एक कॉमन मैन को समय से न्याय मिलेगा, यह सुशासन के बहुत महत्वपूर्ण शर्त है। सुशासन की उन प्राथमिक शर्तों में से एक है एक व्यक्ति समय से और सस्ता न्याय प्राप्त करते हैं। बार बार उसे तहसील में, कलेक्ट्रेट में, कमिश्नरी में, कोर्ट में बार बार ना आना पड़े। इस समयबद्ध तरीके से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकेंगे। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से उन सभी अपने वरिष्ठ अधिवक्ताओं को जो सदैव एक सकारात्मक पहल के साथ गोरखपुर के विकास में योगदान देते रहे हैं, उन सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। यहां पर द कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन से जुड़े हुए, अधिवक्ता एसोसिएशन से जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों को हृदय से बधाई देता हूं कि जो मांग थी उनकी, आज वो मांग यहां पर पूरी हुई है और जो शेष है वह कलेक्ट्रेट भवन के साथ ही आगे बढ़ करके यहाँ की बहुत अच्छी सुविधा यहां से युक्त हम लोग यहाँ पर न केवल कलेक्ट्रेट इंटीग्रेटेड भवन का निर्माण करने जा रहे हैं, बल्कि यहाँ में अधिवक्ता चेंबर जो बाकी होंगे उसको भी उसके साथ जोड़ करके यहाँ की लाइब्रेरी को भी और सुदृढ़ करने का कार्य करेंगे, जिससे गोरखपुर के आने वाले हर व्यक्ति को या गोरखपुर आने वाले हर व्यक्ति को न्याय केवल बोलने की बात नहीं बल्कि उसका एहसास वो कर भी सके और एक पीड़ित को न्याय भी दे सके। इस बात का एक आश्वासन हम इस अवसर पर देते हैं। मैं आज के इस अवसर पर पूरे अधिवक्ता समुदाय को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि डबल इंजन की सरकार आपके साथ में है, आपके हितों को पूरी तरह संरक्षण देती है, आपके हितों को संरक्षित करते हुए प्रदेश के विकास को आगे बढ़ाना चाहती है। और इस दृष्टि से प्रदेश सरकार के द्वारा, डबल इंजन सरकार के द्वारा जिस भी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी, हम सदैव आपके साथ खड़े होकर के इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। जो पैसा यहां पर आज खर्च हो रहा है, 9 करोड़ 26 लाख रुपए की लागत से ये 72 चेंबर यहां पर बने हैं, 48 तहसील के और 24 कलेक्ट्रेट के। तो गोरखपुर से आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जहां पर अधिवक्ताओं के चैम्बर के खास मौके पर, उद्घाटन के मौके पर यहां पर पहुंचे, उनकी ओर से अहम बातें भी कही गई हैं। अब अपने कार्यक्रम जनहित का रुख करते हैं और कहने की जरूरत नहीं है कि जब सरकारी इंजीनियरिंग और प्रबंधन और दूसरे प्रोफेशनल डिग्री, पीजी डिप्लोमा संस्थानों की फीस इतनी ज्यादा हो गई है तो प्राइवेट संस्थानों की फीस का कहना ही क्या। महंगाई के इस दौर में स्टूडेंट्स के परिजनों पर महंगाई और महंगी फीस की मार तो पड़ ही रही थी कि अब महंगाई का एक और झटका जीएसटी काउंसिल की तरफ से मिडिल क्लास को लगने जा रहा है। जी हां, अगर आप अपने बच्चे को हायर एजुकेशन के लिए भेजते हैं, प्रोफेशनल डिग्री, पीजी डिप्लोमा के लिए यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज में एडमिशन दिलाते हैं और उसके रहने के लिए पीजी या हॉस्टल की सोच रहे हैं, तो अब आपको महंगी फीस के साथ ही हॉस्टल के चार्ज पर 12% जीएसटी भी देनी होगी। महंगी होती शिक्षा आम, निम्न, मध्य वर्गीय और वर्किंग क्लास परिवारों की पहुंच से बाहर होती जा रही है। यहां तक कि सरकारी आईआईटी की और आईआईएम की फीस आसमान छू रही है। इससे प्राइवेट यूनिवर्सिटी और संस्थानों की फीस का अंदाजा लगाया जा सकता है। ऐसे में अब छात्रों और उनके परिवारों पर जीएसटी की मार पड़ने जा रही है। अगर आप हॉस्टल या पीजी में रहते हैं तो आपके लिए बुरी खबर है। अब पीजी और हॉस्टल के किराए के लिए ज्यादा शुल्क देना होगा। अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग्स ने 2 अलग अलग मामलों में सुनवाई करते हुए हॉस्टल और पीजी के किराए पर 12% जीएसटी लगाने का आदेश दिया है। ऐसे में इन जगहों पर रहने वाले छात्र छात्राओं को अब ज्यादा शुल्क देना होगा। बेहतर भविष्य की परिकल्पना को साकार करने के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई करने वाले छात्रों पर पढ़ाई के साथ अब महंगी हॉस्पिटल फीस की मार पड़ने वाली है। यानी हॉस्टल और पीजी में रहने वाले पर
मूल रकम पर अब 12% जीएसटी भी देनी होगी। इंजीनियरिंग, मेडिकल, कॉमर्स जैसे मुश्किल एंट्रेंस एग्जाम पास करने वाले युवा बीच में ही पढ़ाई छोड़ रहे हैं। परेशान छात्र आत्महत्या कर रहे हैं, जो सभी के लिए चिंता का विषय है। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने राज्यसभा में आंकड़े पेश करते हुए बताया कि पिछले 5 सालों में 33,111 छात्रों ने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी है। इनमें से 15,657 इंजीनियरिंग संस्थानों से हैं। आईआईटी छोड़ने वालों की संख्या 8,139 है। आत्महत्या करने या बीच में ही पढ़ाई छोड़ने का एक कारण दिनों दिन महंगी होती जा रही उच्च शिक्षा है। कई परिवार जोश में अपने बच्चों को एडमिशन तो इन स्कूलों में करा देते हैं, लेकिन बाद में फीस आदि जमा करने और बच्चों की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से छात्र ऐसा कदम उठाते हैं। गोरखपुर यूनिवर्सिटी में बीबीए कर रही छात्रा उन्नति गुप्ता ने महंगी फीस के चलते अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। छात्रा के मुताबिक पहले फीस 30,000 थी, अचानक 50,000 फीस हो गई और कहा गया कि 3 दिन में फीस जमा करिए। छात्रा के मुताबिक उनके जैसे लोग महंगी फीस नहीं जमा कर पाएंगे, जिसके चलते अब छात्रा गांव जाकर के अपनी पढ़ाई कर रही है। महंगी फीस के साथ हॉस्टल फीस पर जीएसटी अब बच्चों का भविष्य बिगाड़ रही है। सवाल आखिर महंगी फीस की मार कैसे और कब बंद होगी? स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। और आज इसी मुद्दे पर होगी विस्तार से बातचीत कि आखिर महंगाई की इतनी मार बच्चों पर क्यों पड़ती जा रही है। हमारे साथ में खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे आपको हम रूबरू करवाते हैं। हमारे साथ में आनंद रॉय साहब हैं, छात्र नेता गोरखपुर विश्वविद्यालय की ओर से। संजीव हमारे साथ में खुद एक छात्र जुड़े हुए हैं और हमारे साथ में मौली सेठ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और राकेश मिश्रा अभिभावक संघ से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आगे। सबसे पहले जोड़ते हैं आनंद रॉय, छात्र नेता गोरखपुर विश्वविद्यालय से हैं। आनंद जी, स्वागत, और आप सभी मेहमानों का भी बहुत स्वागत आज की हमारी चर्चा में। तो देखिए, हम आनंद जी आपसे यही जानना चाहते हैं कि महंगाई की मार पहले ही आम जनता के ऊपर इतनी पड़ रही है कि आम जनता का खाना खाना भी दुश्वार हो गया है। चाहे सब्जी हो, दाल हो, हर एक चीज़ पर महंगाई का असर है सर। और अब तो इन सब को छोड़कर माँ बाप खाना नहीं खाते हैं, पैसा जोड़ते हैं ताकि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाई जा सके। लेकिन अब शिक्षा दिलाना भी इतना मुश्किल हो गया है। अब तक स्कूल की फीस में तो पैसे भरते ही थे सर, अब अगर बच्चा बाहर रहकर पढ़ाई करेगा तो उसके पीजी में भी जीएसटी भरनी होगी। बताइए सर, कैसे पढ़ेंगे बच्चे? सभी को नमस्कार जी मैम, मैं यही बताना चाहता हूँ, जैसे कि ये भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है, ये छात्र नौजवान हद से ज्यादा परेशान हो गया है। और यहाँ तक अब ये दुर्दशा हो गई है कि कितने बच्चे अपना नाम फीस ना भरने के कारण अपना नाम कटवा के वो अपने घर पे या रोजी रोजगार में अपने घर का पालन पोषण करने के लिए वो घर से दूर जाए कहीं रोजी रोजगार ढूंढ रहे हैं। शिक्षा इतनी महंगी नहीं होनी चाहिए कि कोई इसकी पूर्ति ना कर पाए। इसको सरकार को सही ढंग से देखना चाहिए। सरकार इस नींद से सोई हुई है कि उसको ना नौजवानों से कोई लेना देना, ना कोई छात्रों से लेना देना है। अच्छे अच्छे विद्यार्थी जो पढ़ने बहुत सक्षम है, पढ़ने के लिए वो उत्सुक हैं, लेकिन सरकार ने सभी चीजों को थोपना आवश्यक कर दिया है। मैं अभी पिछले दिनों घटना हुई है विश्वविद्यालय कांड, आप देखे ही हैं कि किस तरह विद्यार्थियों में और कुलपति में और प्रशासन, अगर ये प्रशासन को मारा पीटा नहीं गया होता तो मैं आपसे बताना चाहता हूं कि कोई मुकदमा भी नहीं लिखा गया होता और कोई गिरफ्तारी भी नहीं हुई होती। ये सरकार के संरक्षित संस्था थी एवीपी। उनके छात्रों ने गुंडई इस तरह से किया कि पहले तो प्रॉक्टर की पिटाई किया, लेकिन 4 दिन तक उसकी कोई सुनवाई, 4 दिन तक उसकी कोई सुनवाई
प्रशासन ने कोई संज्ञान नहीं लिया। लेकिन हाँ। जब यही हादसा प्रशासन के साथ हो गया, पुलिस प्रशासन के साथ, तब उन्होंने कहा कि अब अगर कदम नहीं उठाया जाएगा तो इनका मनोर बढ़ जाएगा। तो 18 छात्रों को उन्होंने जेल भेज दिया, और जेल के बाद क्या किया मुझे कोई इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन ये सरासर गलत है। मैं कह रहा हूं, ये छात्रों नौजवानों के साथ ये बेहद दुखद है कि उनकी फीस बढ़ा दी जाती है, उनको छात्रों पे हॉस्टलों में रहने पे उनकी फीस बढ़ा दी जाती है, और तो और सामान इतने महंगे हो जाते हैं कि उसकी पूर्ति छात्र नौजवान नहीं कर सकता है। इसको सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। और यानी आपको लग रहा है कि देखिए महंगाई का असर आमतौर पर सीधे तौर पर शिक्षा पर पड़ता है, जिसके चलते अब आम जनता को भुगतना पड़ता है। संजीव जी कुछ कह रहे थे। संजीव त्रिपाठी जी हमारे साथ में बने हुए हैं, छात्र हैं खुद। जी संजीव जी, स्वागत आपका, बताएं। मैं स्पष्ट कर दूं कि जिस प्रकार से मेरे पहले के वक्ता ने बताया कि आनंद जी ने बताया कि विश्वविद्यालय में जिस प्रकार सत्ता का संरक्षण मिला, ये वो ऐसी कोई विषय नहीं था। गोरखपुर विश्वविद्यालय में हम लोग लगभग 10 दिनों से कुछ विषयों को लेकर के बैठे हुए थे, जिसमें शुल्क वृद्धि सम्मिलित थी, जिसमें पीएचडी को लेकर के विषय सम्मिलित थे, जिसमें यूजी से लेकर के पीजी और पीएचडी के तमाम सारे विषय और शुल्क वृद्धि के विषय सम्मिलित थे। कुछ दिनों धरना करने के बाद जब हम लोग कुलपति जी के कार्यालय के समक्ष धरना दे रहे थे, उस समय कुलपति जी संवादहीनता का परिचय देते हुए पुलिस के बीच में निकल रहे थे। ठीक है सर, ठीक है संजीव वो खत्म कर लूं, मैं ये विषय खत्म कर लूं, 1 मिनट का और समय लूंगा जल्दी से। उसके बाद प्रशासन ने विद्यार्थियों के ऊपर हमला किया, विद्यार्थियों को लाठियों से मारा, विद्यार्थियों के ऊपर धाराएं लगाई और जेल भेज दिया। ठीक है, और माननीय न्यायालय ने इन धाराओं को कहीं ना कहीं लगाने पर फटकार भी लगाई है। तो आप इसलिए स्पष्ट हो जाता है कि विद्यार्थी परिषद इसमें गलत नहीं। ठीक है सर, वो एक अलग मामला है संजीव, वो एक अलग मामला है, इसलिए उस पर हम बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि ये देखिए, मैंने कहा ठीक है, ये कोई भी मामला हो, आप एक छात्र हैं, मैं आपसे इस लिहाज पर, क्योंकि आज का हमारा मुद्दा ही जनहित से जुड़ा हुआ है। महंगाई से हम सब परेशान हैं। आप जानते हैं कि महंगाई किस कदर बढ़ती जा रही है, और अब महंगाई शिक्षा को प्रभावित करने लगी है। सर, महंगाई पहले ही इतनी ज्यादा है कि माँ बाप अपने बच्चों को स्कूलों में दाखिला नहीं दिलवा पाते हैं, और अगर किसी तरीके से अपना पेट काट कर दिलवा भी रहे हैं तो अब उनको पीजी में भी एक्स्ट्रा जीएसटी भरनी होगी। तो ये सारी चीजें लगातार, जीएसटी की मार आम जनता पर पड़ती जा रही है, हॉस्टल फीस की मार भी अब आम जनता पर पड़ रही है। तो कैसे पढ़ेंगे आखिर बच्चे? और जो प्रोफेशनल स्टडीज होती हैं उनमें तो फीस कितनी ज्यादा पहले से ही पढ़ाई की होती है, उसके बाद पीजी की उतनी ही फीस भरनी होती है। तो ऐसे में अभिभावक आखिर अपने बच्चों को कैसे पढ़ा पाएंगे? आपसे जवाब लेंगे संजीव, उससे पहले एक दर्शक हैं, उनको जोड़ लेते हैं, उसके बाद आपसे हम जवाब लेते हैं। प्रेम जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, चेन्नई से हमारे दर्शक हैं। प्रेम जी, स्वागत आपका, क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार मैम जी। मैम देखिए, देश चलाने के लिए सरकार को रुपए चाहिए, वो टैक्स ही आते हैं। जीएसटी उन्होंने लगाई है, ठीक किया, लेकिन उसकी जगह अगर आज हमारे माननीय लोग हैं जिनका लिए आपने दे रखा है कि प्रोटोकॉल है, ये है, आज अगर एक टूर देखी जाए पीएम साहब की, उस पर 200 करोड़ रुपया और 50 करोड़ रुपए के फूल बरसा दिए जाते हैं। उनके पीछे 500 आदमियों को, 2000 आदमियों को झूम लगाया जाता है। सीएम कहीं जाते हैं या कोई भी बड़ा अधिकारी जाता है, इतने रुपए नष्ट किए जाते हैं। उसको बचा के जीएसटी की जगह इन बच्चों का भविष्य तो सुधार सकती है गवर्नमेंट, लेकिन पीएम साहब जो एकदम गरीबी से उठे हुए आदमी है, उन्होंने सबसे बड़ी अमीरी देख ली, उसके बाद भी आज वो उस अमीरी को रोक नहीं पा रहे हैं। वो क्यों नहीं सोचते हैं कि हम अपना इतना जो 100 करोड़ रुपया एक जगह जाने का खर्चा करते हैं, शिलान्यास उद्घाटन करने का खर्चा करते हैं, वही के लोकल आदमी भी शिलान्यास उद्घाटन कर सकते हैं और उस पर खर्चा बचेगा कि नहीं देश का, वो खर्चा जीएसटी की जगह काम आ सकता है। मैं मानता हूँ जीएसटी लगाइए, आप टैक्स लगाइए, गवर्नमेंट सरकार चलाने के लिए चाहिए, क्योंकि हवाई अड्डे बना रहे हैं। वो हवाई अड्डे किसके लिए बना रहे हैं? वो देश के लिए बना रहे हैं, ठीक है, तो लेकिन सर ठीक है प्रेम जी, आपका बहुत शुक्रिया अपनी बात यहाँ पर रखने के लिए। तो देखिए, हम आज इसी पर बात कर रहे हैं। दर्शकों का भी यही मानना है कि देखिए, महंगाई की मार आम जनता पर इतनी नहीं पड़नी चाहिए कि कम से कम जो आम जरूरतें हैं जनता वो भी ना पूरी कर पाए। अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं, छात्र संजीव हमारे साथ में लगातार बने हुए। संजीव बताएं, आपसे सवाल क्या था, आप अपना जवाब कंटिन्यू कर सकते हैं। रूप से महंगाई का असर तो सभी पर पड़ता है और विद्यार्थियों पर तो इसका असर बहुत ज्यादा पड़ता है, क्योंकि एक उम्र आती है, उसके बाद विद्यार्थी ये सोचने लगता है घर से कैसे लें, क्या लें। और हम जिस क्षेत्र से आते हैं वो क्षेत्र भी ग्रामीणांचल का क्षेत्र है। बहुताधिक संख्या यहाँ की जनसंख्या यहाँ की कृषि पर निर्भर करती है, तो कृषि जैसी हुई उस हिसाब से शिक्षा इत्यादि पर निर्भर करती है। मैं एक चीज और आपको स्पष्ट कर दूं कि अब इन तमाम चीजों को लेकर के विद्यार्थी परिषद लगातार मांग कर रही है कि शुल्क कम किया जाए, शुल्क की इतनी प्रतिशत की वृद्धि क्यों हो रही है, तमाम सारी मांगे हम कर रहे हैं। एक चीज और आपको स्पष्ट कर दूं कि अगर
विद्यार्थी परिषद को छोड़कर के किसी अन्य छात्र संगठन ने इसकी मांग नहीं की जाए कि शुल्क को कम किया जाए, या उनके पास तो कोई ब्यौरा भी नहीं होगा कि किसकी कितनी शुल्क वृद्धि हुई। मैं आपको दिखा दूं आपकी स्क्रीन पर कि हम लोग ब्यौरा भी लेकर के रखे हुए हैं कि किसमें कितनी फीस थी और कितनी फीस की उसमें वृद्धि हुई है, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो विद्यार्थी परिषद लगातार इसकी मांग कर रही है और मुझे लगता है कि अगर आम जनमानस का साथ मिला तो निश्चित रूप से शिक्षा के क्षेत्र में जो महंगाई का प्रभाव पड़ रहा है, दुष्प्रभाव पड़ रहा है, उसमें राहत मिलेगी। इस प्रकार का हमारा मानना है और हम तो ये कहते भी हैं कि शिक्षा व्यय हो कम से कम 10%। शिक्षा व्यय अगर सरकारें 10% कर देंगी तो महंगाई अपने आप शिक्षा के क्षेत्र में कम हो जाएगी। इन तमाम चीजों को लेकर के हम लगातार मांग करते रहते हैं, लगातार मांग कर रहे हैं, दिन भी हम मांग कर रहे थे। ये तमाम ऐसी है मेरी। ठीक है। अभिभावक संघ से हमारे साथ में राकेश मिश्रा जी हैं, उनके पास जाते हैं, फिर वरिष्ठ पत्रकार जी के पास जाएंगे। राजेश जी, आप बताइए, आप किस तरीके से आपको लग रहा है कि मध्यम वर्गीय और वर्किंग क्लास पर अब ये दोहरी मार पड़ रही है? क्योंकि मध्यम वर्गीय परिवार पहले ही महंगाई की इतनी ज्यादा मार झेल चुका है, वो सिर्फ पढ़ाई की बात तो बहुत बाद में आ जाती है, लेकिन माता पिता अपने बच्चों का भविष्य संवारने के लिए सबसे पहले इस बात को रखते हैं। हालांकि आम जनता के लिए घर में 2 वक्त की रोटी खा पाना भी मुझे लगता है मुश्किल हो रहा है, और मिडिल क्लास के लिए भी, क्योंकि जिस तरीके से चीजों के दाम बढ़ गए हैं, महंगाई हो गई है, फिर चाहे वो गैस हो, रोटी हो, सब्जी हो, हर एक, ये तो छोटी मोटी चीजों की हम बात गिना रहे हैं, लेकिन ये छोटी मोटी चीजें रोजमर्रा की जरूरत की चीजें हैं सर। और इन सब चीजों को भी किनारे कर व्यक्ति पैसे जोड़ता है, बचाता है, ताकि बच्चों की पढ़ाई करा सके, क्योंकि उससे उनका भविष्य अच्छा होगा, और युवा पढ़ा लिखा होगा तो देश का भविष्य भी अच्छा होगा। लेकिन सर, इस महंगाई में युवा कैसे पढ़ेगा? इस महंगाई में होनहार बच्चे कैसे स्कूल जाएंगे? और स्कूल के बाद हायर एजुकेशन का सपना तो मुझे लगता है मिडिल क्लास के लोग छोड़ ही देंगे। गर्मा जी, इसके संबंध में ये कहना चाहूंगा कि शिक्षा व स्वास्थ्य मौलिक अधिकार है, इसको सरकार को पूर्णतः निःशुल्क करना चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य पे कोई कर होना ही नहीं चाहिए, जबकि सरकारें पूर्व से ही एजुकेशन सेस ले रही हैं। तो सरकारों से ये मेरा प्रश्न है कि जो पूर्व से ये एजुकेशन सेस ले रही है, उनका सरकार क्या कर रही है जो ये नया टैक्स लगाने की आवश्यकता हो गई है? पूरे वर्ल्ड वाइड जब आप जाकर के देखेंगे तो कहीं पर भी शिक्षा के ऊपर कोई शुल्क नहीं लगता। और चूंकि शिक्षा मौलिक अधिकार है, शिक्षा प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार है, शिक्षा निःशुल्क मिलनी चाहिए। ये तो जब तक बच्चा पढ़ेगा नहीं, तो सरकार ये कह रही कि बढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, ये सरकार की पूरी बकवास है। तो मैं कह रहा हूं कि ये सरकार का ये जो टैक्स है, ये कर है, ये जजिया कर है, ये टैक्स नहीं है, जजिया कर सरकार लगा रही है। अब अभिभावक पहले से ही महंगाई से त्रस्त है और ऊपर से ये नया टैक्स लगा करके अभिभावकों को परेशान करने की मंशा है। अभिभावक सरकार चाह रही है कि ना बच्चा पढ़ेगा ना सवाल करेगा। ठीक है, यानी आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं सीधे तौर पर आम जनता पर महंगाई की मार है। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में हैं, मौली जी जुड़ी हुई हैं। मौली सेठ जी, मैम आपका भी बहुत स्वागत आज की हमारी चर्चा में। मौली जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि देखिए, देश में महंगाई पर पहले ही हम बहुत सी चर्चाएं कर चुके हैं, बहुत से डिबेट कर चुके हैं, लेकिन हल नहीं निकलता है। महंगाई के नाम पर ना तो सरकार चर्चा करती है, ना बात करती है, और अब तो हर एक चीज महंगी होती जा रही है। मतलब ऐसी कौन सी चीज हम गिना दें जिस चीज पर महंगाई की मार ना पड़ी हो? मिडिल क्लास का हाल क्या होगा? एक तरफ शिक्षा की बातें करती हैं कि हम तो, ये होता है ना कि भारत बहुत विकसित देश बन रहा है, भारत में लोग पढ़े लिखे हो रहे हैं, लेकिन मैम कैसे पढ़ेंगे ऐसे? और मिडिल क्लास जिस व्यक्ति की एक घर में, अगर कई बार ऐसा होता है कि लोगों के घरों में एक व्यक्ति होता है जिसके ऊपर पूरा घर चलता है कमाई पर, और उस व्यक्ति की आय महज 10 से 15 हजार रुपए होती है। ऐसे में इस 10 से 15 हजार रुपए में कैसे जिएंगे आखिर लोग, और कैसे पढ़ेंगे? 10 से 15 हजार रुपए में आज के वक्त में 2 वक्त की रोटी भी ठीक से नसीब नहीं हो रही है। जी, आप जो बात कर रही हैं वो गंभीर विषय है, पर फिलहाल आज के मुद्दे पर अगर बात करूं, आप कह रहे हैं मौली जी, आपको माफी के साथ रोक रही हूँ, एक दर्शक है, उनको जोड़ लेते हैं, उसके बाद आपके पास ही आऊंगी, प्लीज माफी। हमारे साथ में विवेक जी जुड़ चुके हैं, मुंबई से हमारे दर्शक है। जी विवेक जी, बहुत स्वागत आपका, बताएं अपनी बात। हेलो जी, अरे बताइए। बीजेपी को गरीब की वजह से ऊपर आए हैं, अभी वो भूल गए कि हम लोग गरीब के ऊपर आए, और नरेंद्र मोदी बाहर जाता है उसका हिसाब नहीं है और हम लोग का हिसाब रख रहे हैं। तो मैं बोलता हूँ ना, नरेंद्र मोदी ने राजीनामा देना मांगते, कुछ का क्या सब फंसा रहा है ये, वो क्या सिलेंडर बढ़ाया, सब कुछ नहीं किया उसने 9 महीने में। ना ये बीजेपी सरकार टीवी पे दिखा रही है, वो शिवराज सिंह चौहान दिखा रहा है, ये पैसा दे देंगे, ये देंगे, अभी देंगे, इसके बाद तुम 1000 रुपया देंगे क्या? अभी देंगे, इस इलेक्शन होने के बाद क्या करेंगे? पब्लिक का डबल निकाल लेंगे। अभी सिलेंडर कितना बढ़ा है? तुम एक काम करो, राजीनामा ही दो, मैं तो बोलता हूँ, क्योंकि जब भी बैठने के टाइम गरीब को तुमने देखा, हम अच्छे दिन आएंगे, 15-15 लाख रुपया देंगे,
ठीक है, हाँ? ठीक है ये विवेक जी, क्या आपका शुक्र अपनी बात यहाँ पर रखने के लिए। एक और दर्शक हैं, चंद्र प्रकाश जी हैं, कुरुक्षेत्र से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। स्वागत आपका भी सर, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि महंगाई है नहीं, महंगाई क्रिएट की जा रही है। सबूत के साथ बताऊंगा मैडम आपको। एक बंदा जो पार्षद होता है वो रिटायर हो जाता है, उसको पेंशन मिलती है। वही पार्षद अगर एमएलए बन जाता है तो पेंशन मिलती है। वही पार्षद जब एमपी बन जाता है तो उसको पेंशन मिलती है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक आदमी को 4 पेंशन, और एक सरकारी कर्मचारी जो बेचारा 37 साल 40 साल नौकरी करके रिटायर हो जाता है, उसको पेंशन जो है ना सरकार ने 2004 से बंद कर रखी है। मेरा कहने का मतलब ये है कि ओल्ड पेंशन स्कीम कर्मचारियों को सुविधा मिलेगी, जिसके लिए 10 अगस्त को हमारा धरना प्रदर्शन भी है संसद भर। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कर्मचारियों के हितों का ध्यान क्यों नहीं रखा जा रहा? महंगाई क्रिएट की जा रही है, महंगाई कांग्रेस की देन है, महंगाई कांग्रेस की वजह से आ रही है और ये नेताओं की वजह से आ रही है। आपने बीच में मेरी कॉल ली, इसके लिए आपको धन्यवाद। ठीक है मैं सर, ये कहना चाहता हूँ कि नेताओं को महत्व कम दो, जहां तक हो पब्लिक को पब्लिक का बिल्कुल। बहुत शुक्रिया चंद्र प्रकाश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात यहाँ पर रखने के लिए। और मेहमान भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, उनसे भी सबसे पहले परिचय करवाते हैं, इसके बाद अपनी चर्चा की वापस से शुरुआत करते हैं। हमारे साथ में सुशांत शर्मा जी अभी भी जुड़े हुए हैं और छात्र और नेता हैं गोरखपुर विश्वविद्यालय से। इसके साथ ही हमारे साथ में शुभम जी भी जुड़े हुए हैं जो कि पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष हैं डीएवी कॉलेज देहरादून से, और सुंदरम रॉय हमारे साथ में हैं छात्र गोरखपुर विश्वविद्यालय की ओर से। ये और मेहमान जुड़ चुके हैं। अभी मौली जी के पास चलते हैं, मौली जी की बात अधूरी रह गई थी। जी मौली जी, आप बताइए, महंगाई को लेकर हम बात कर रहे थे। तो अभी जो ये एजुकेशन की बात हो रही है, हाँ, हम लोग जब भी चर्चा करते रहे हैं तो मैं हमेशा से एक सवाल उठाती रही हूँ कि हर चीज का बजट बढ़ रहा है, शिक्षा का बजट क्यों नहीं बढ़ रहा? वो बढ़ता नहीं है। आप जीएसटी लगाते हो, आप फीस बढ़ाते हो। अच्छा, और उसके बाद बेसिक से शुरू कीजिए। एक मिड डे मील योजना है, एक जमाने से चल रही है सरकारी स्कूलों में, 14 पैसे पर बच्चा। आप मुझे बताइए उस 14 पैसे में क्या होता है? बिल्कुल। और उसके बाद जैसे तैसे करके बच्चे जो हैं, अभिभावक कुछ भी करके अपने बच्चे को उच्च शिक्षा के लिए ले आते हैं। तो आप इस तरह से जीएसटी लगा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। एक्चुअली एक बात तो अभी बिल्कुल सही आई थी, किसी दर्शक ने, आपके वक्ता ने कही थी कि सरकार चाहती नहीं है, सरकार कोई भी हो चाहती ही नहीं है, राजनीतिक दल चाहते ही नहीं है कि पढ़ा लिखा युवा वर्ग तैयार हो, क्योंकि वो सोचेगा, समझेगा और सवाल करेगा। बिल्कुल, और उसके बाद वोट देगा। तो आपको वोट चाहिए किस बात पे? इसीलिए क्षमा चाहते हुए कहूंगी, भव्य राम मंदिर बनाइए, जरूर बनाइए। और कुछ ये जिस राम मंदिर में जो भक्त जाएंगे, राम भक्त जाएंगे, उनके लिए भी तो सोचिए, उनका भविष्य क्या? अनपढ़ भक्त का होना जरूरी है क्या? और दूसरी चीज ये है, अभी छात्र नेता जी ने कहा कि हम पूरे डॉक्यूमेंटेशन के साथ आए हैं कि हम क्या क्या बढ़ाएं और किस किस पे बात कर रहे हैं। कहाँ है वो डॉक्यूमेंटेशन? और मैं 10-12 साल का नहीं मांग रही हूं, मैं पूरे 70-75 साल का मांग रही हूं कि शिक्षा का बजट कितना बढ़ा है। इस पर कोई सवाल करता है क्या? नहीं करता। तो जब आप सवाल करते ही नहीं हो, गलत मुद्दों पे खड़े हो जाते हो, तो इसका अंजाम तो ऐसे ही होगा। आप लव जिहाद कराओगे, आप लड़के लड़की के साथ पढ़ने पे, उनके कपड़े पे, उनके सजने संवरने पे सवाल करोगे, जो एक नैसर्गिक चीज है। बिल्कुल, यानी आप इस बात को कह रही है ना कि मुद्दों से भटकाया जाता है, क्योंकि अगर आप धर्म की बात करोगे, आप जाति की बात करोगे, आप हिंदू मुस्लिम कर दोगे, तो आम जनता जो महंगाई, बेरोजगारी, ये सारी बातें किनारे हो जाएंगी। मैं बहुत छोटी सी बात ही कह रही हूँ, सीबीएसई के रूल्स में कहीं पर नहीं लिखा कि भाई छात्रों को, छात्रा के बाल में 2 चोटी हो, उसके नाखून कटे हो, लेकिन उस पर जोर होगा स्कूलों में।
लेकिन बच्चे की फीस अगर एक दिन भी देर हो जाए, फिर आप देखिए नोटिस पे नोटिस जाने लगते हैं। क्यों नहीं ये इस तरह की सब्सिडी सारे स्कूल, आप सब फ्री बांट रहे हो, फ्री राशन ले जाओ, फ्री सिलेंडर ले जाओ। अरे कम से कम बेसिक शिक्षा को फ्री और हायर एजुकेशन पे सब्सिडी देना शुरू कर दीजिए ना। ठीक है, आप तो जीएसटी लगा रहे। ठीक है मौली जी, बिल्कुल आपने ठीक बात कही है कि देखिए शिक्षा सबसे जरूरी है। कई ऐसे माता पिता भी हैं जो ये मानते हैं कि वो खाने से पहले शिक्षा को रखते हैं और इसी के चलते वो अपने किचन की अपनी थाली में कटौती करते हैं और अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल भेजते हैं, लेकिन क्या हो जब वो उसमें भी सफलता ना पाए। एक है और आज जनहित में हम बात कर रहे हैं बढ़ी हुई महंगाई को लेकर, जिसका अब सीधा असर शिक्षा पर भी पड़ रहा है और मिडिल क्लास अब और परेशान नजर आ रहा है। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए, लेकिन उससे पहले कुछ दर्शक जुड़ चुके हैं, उनको जोड़ लेते हैं, उसके बाद अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। दर्शक हमारे साथ में गिरीश जी हैं, कानपुर से जुड़ चुके हैं। गिरीश जी बहुत स्वागत आपका, क्या कहना चाहते हैं आप? गिरीश जी आवाज मिल रही है आपको हमारी? गिरीश जी की आवाज नहीं आ पा रही है। एक और दर्शक हैं, उनको जोड़ते हैं। टिंकू जी हमारे साथ में है, दिल्ली से जुड़े हुए। टिंकू जी आवाज आ रही है आपको? जी नमस्कार मैम। जी मैं नमस्कार, टिंकू खान बोल रहा हूँ दिल्ली से। जी अपनी बात बताएं। मैम शिक्षा की बात पे तो मैं बस यही कहूंगा कि राजनीति होती आई है, होती चली जाएगी, क्योंकि पिछले जब से देश आजाद हुआ है आज तक कुछ नहीं। आज सपा बसपा कांग्रेस अन्य पार्टी जो भी भारत के अंदर छोटवैया है या टुकड़े गैंग कह सकते हैं, जो ऐसी पार्टियां हैं, एक दिल्ली में आम आदमी पार्टी भी हमारे आई है, जिसने शिक्षा करके हमारे शिक्षा मंत्री जेल में पड़े हैं। शराब के ठेकेदार बन गए, हर गली में हर मोहल्ले में शराब के ठेके खुलवा दिए। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी सिर्फ इतना बजा दें कि 9 साल बीत गए, 9 सालों में उन्होंने कितने टीचरों की भर्ती की। एक टीचर की अगर भर्ती की है तो मैं मान जाऊंगा शिक्षा के विस्तार पे काम किया। आपने क्या शिक्षा के विस्तार, एक नया स्कूल नहीं दिखा पा रहे। तो राजनीतिक पार्टियां होती हैं मैम, मैं इन चीजों से मैं खुद अपने प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ा रहा था, उनको छुड़वा के सरकारी स्कूल में कराया है, जहां मुख्यमंत्री को, दिल्ली के मुख्यमंत्री को अपने टेस्ट पे स्वास्थ्य की वो करते हैं, दावा करते हैं हमारे सबसे अच्छे हैं। खुद को कोविड हो जाता है तो हरियाणा सरकार के पास जाते हैं, हरियाणा में कोविड टेस्ट कराते हैं। खुद के उनके अपने बच्चे उत्तर प्रदेश सरकार में नोएडा में पढ़ते हैं प्राइवेट। कैसी पार्टियां, ऐसी पार्टियों को जो और रोज एक नया झूठा इल्जाम लगाना। मैं सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करूंगा, हाईकोर्ट से, ऐसे बयान देने वाले नेताओं को बीच चौराहे पे फांसी दे जानी चाहिए एक दो को, तो ये नेता लोग अपने बयानों से बाज आ जाएंगे। बिल्कुल जी, आपका शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। एक और दर्शक हमारे साथ में है, नीतू जी जुड़ी हुई है, दिल्ली से है हमारी दर्शक है। नीतू जी बहुत स्वागत आपका भी, क्या कहना चाहती हैं आप? मैम लखनऊ से हूँ। देखिए मैम हम भी मिडिल क्लास से आते हैं। जो खर्च 10,000 में चल जाया करता था वो 2 गुना 3 गुना हो गया है, हर सामान महंगा है। अभी तक तो मैम हम लोग कहते थे दोहरी मार पड़ रही, यहाँ तो तीसरी चौथी मार देने के लिए हम लोग को तैयार रहना चाहिए। और बच्चों को पढ़ाना इतना मुश्किल काम है, लेकिन भविष्य बनाने के लिए हमें तो उनको पढ़ाना पड़ेगा। शिक्षा जो फ्री होनी चाहिए वो फ्री नहीं है, उस पर भी आप बताइए। आप पीजी और हॉस्टल पे भी जीएसटी लेंगे और केवल क्या नारे देने से पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया, क्या बच्चे पढ़ पाएंगे? इतनी महंगाई में मैम खाना पीना मुश्किल है, हर चीज पर सरकार को जीएसटी चाहिए। और मैम उस पर पढ़ाने के बाद भी बीटेक किए हुए बच्चे स्विगी जोमेटो में काम कर रहे हैं, उनको जॉब नहीं मिल रहा है। तो बच्चे अपने माता पिता की समस्या को समझ रहे हैं, इसलिए वो काम कर रहे हैं, सोच रहे हैं कब तक माँ बाप से लें हम खर्चा करने के लिए। और प्रधानमंत्री जी कहते हैं हम गरीबी से आते हैं, कहाँ मैम वो गरीबों की बात समझ रहे हैं। ठीक है नीतू जी, बहुत शुक्रिया आपका अपने यहाँ पर बात रखने के लिए। उमेश जैन साहब हमारे साथ में, मेरठ से हमारे दर्शक हैं। स्वागत उमेश जी आपका, क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ जी नमस्ते मैडम जी बताएं। मैं ये कहना चाह रहा था कि महंगाई रोकने के लिए 3 चीजों पर रोक लगाना आवश्यक है। सब में पहले महंगाई रोकने के लिए 3 चीजों पर रोक लगाना आवश्यक है जी। नंबर 1 सरकारी खर्चों को कम करना चाहिए। और जो सरकार की तरफ से सरकारी कर्मचारियों को पेंशन मिल रही है वो भी कम करनी चाहिए। और
तभी कुछ सुधार हो सकता है और अपने खर्चे कम करने चाहिए। ठीक है और सर, जिससे जो ठीक है है सर। महंगा- उमेश जी, बहुत शुक्रिया आपका अपनी बात यहाँ पर रखने के लिए। तो देखिए, दर्शकों की अपनी अपनी राय है और दर्शकों का भी यही मानना है कि देखिए महंगाई कम होनी चाहिए हायर एजुकेशन के लिए, क्योंकि अब मिडिल क्लास को सोचना पड़ेगा दाखिले से पहले, क्योंकि बमुश्किल वो दाखिला करा पाते थे और अब दाखिले के बाद पीजी की फीस, जिस तरीके से हॉस्टल की फीस के साथ जीएसटी भी भरनी होगी, ये भी कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका आम जनता के लिए है जो कि पढ़ाई का सपना देख रहा है। अपनी चर्चा में वापस आते हैं। कई खास मेहमान लगातार बने हुए हैं और सुशांत जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, कई नए लोग भी जुड़े हुए हैं। सुशांत जी हैं हमारे साथ में, ठीक है। शुभम हमारे साथ में, शुभम का रुख कर लेते हैं, पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष हैं। शुभम, आप बताइए क्या लगता है आपको, ये जो महंगाई बढ़ रही है क्या अब लोग पढ़ पाएंगे? क्योंकि सर मिडिल क्लास कैसे पढ़ेगा? हायर क्लास की तो हम बात छोड़ देते हैं, उनके लिए इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन जो मिडिल वर्गीय लोग हैं, जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं, जो बमुश्किल एडमिशन करा पाते हैं, अगर प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो हमें लगता है कि लाखों की फीस होती है पर सेमेस्टर्स की। ऐसे में पहले हर सेमेस्टर की फीस भरना, उसके बाद बच्चे का हॉस्टल पीजी का खर्चा उठा पाना, एक मध्यम वर्गीय परिवार जिसकी इनकम महीने की महज 10 से 20 हजार अगर है, वो कैसे सर सपना देखेगा पढ़ाई का? बताएं आप। अनम्यूट करिए शुभम, उसके बाद अपनी बात शुरू करिए, अनम्यूट करें। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल में हमें युवाओं का विषय रखने के लिए आप लोगों ने आमंत्रित किया। सर्वप्रथम मैं चैनल आपको गरिमा जी का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ जी। और जैसा कि आपको ज्ञात है, मैं उत्तराखंड प्रदेश से आता हूँ, देवभूमि से आता हूँ। यहाँ विभिन्न प्रकार से दुर्गम क्षेत्रों के होने के कारण, पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण, पहाड़ों में भी कहीं ना कहीं इस बार जो सरकार है उनके माध्यम से नए डिग्री कॉलेजों को खोला गया, जिसमें सरकारी कॉलेजों के अंदर भी विभिन्न प्रकार के कोर्सों को लाकर युवाओं को एक बड़ी सौगात देने का काम किया। और पहाड़ों में कहीं ना कहीं युवा जो पहले शहरों में पलायन कर रहा था शिक्षा की वजह से, आज पहाड़ों में भी तकनीकी विद्यालय होने के कारण वहां पर शिक्षा ग्रहण कर पा रहा है। परंतु जो प्राइवेट कॉलेजों को एक सरकार को कहीं ना कहीं थोड़ा सा नकेल कसने की आवश्यकता है, क्योंकि विभिन्न प्रकार के जो सरकार लोगों छात्रों की फीस में वृद्धि कर किसी प्रकार से, जैसे कि छात्रों का लेट पेमेंट के माध्यम से फीस, एग्जाम फीस के माध्यम से विभिन्न प्रकार से अतिरिक्त फीस लेने का काम कर रही है, उन पर भी कहीं ना कहीं नकेल लगने का काम होना चाहिए। और डोनेशन से एक तो प्राइवेट कॉलेजों में एडमिशन में नकेल लगनी चाहिए। ये एक बड़ा विषय है जो कि गरीब तबके के छात्रों को भी पढ़ने का अवसर मिले, शिक्षा सबको करने का मौका मिले। बिल्कुल, सबको शिक्षा का मौका मिलना चाहिए। और देखिए, शिक्षा बहुत जरूरी भी है, ये सिर्फ एक व्यक्ति के विकास में काम नहीं आती, बल्कि इस पूरे देश के लिए जरूरी है, क्योंकि अगर शिक्षित लोग होंगे तो देश में जो चीजें होती है ना वो कम होंगी, जो फालतू के अवसाद होते हैं ये भी कम होंगे। इस पर और भी लोगों से बात करें। मौली जी के पास एक बार फिर से चलते हैं। मौली जी, जब शिक्षा इतनी जरूरी है तो सरकार आखिर इस पर विशेष ध्यान क्यों नहीं देती? आपने पहले भी कहा था, बड़ी अच्छी बात आपने कही थी कि राशन मुफ्त बांटा जा सकता है, लेकिन शिक्षा मुफ्त नहीं बांटी जा सकती। और जहां होती भी है तो उसका स्तर किस तरीके का है, क्योंकि हम देखते हैं ना कि छोटे बच्चों के स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में, हालांकि वहां पे भी कुछ रुपए फीस पड़ती है, लेकिन उसे मुफ्त ही माना जाएगा आज के वक्त में, जिस तरीके के प्राइवेट कॉलेजेस की फीस हो गई है। तो यहाँ पर आखिर इतना बुरा स्तर क्यों है? क्या कभी आपने कहीं देखा है किसी भी प्रदेश में कि एक सरकारी स्कूल में किसी नेता का, किसी भी आम व्यक्ति का बच्चा जो मिडिल क्लास से ऊपर है, यहां तक कि उनके लोग भी, मैं नेताओं को छोड़ रही हूं, मैं आम लोग जो मिडिल क्लास से ऊपर आते हैं, क्या कभी आपने देखा है कि उनका बच्चा पढ़ता है सरकारी स्कूल में? ये इसीलिए ना, क्योंकि स्तर अच्छा नहीं है शिक्षा का, क्योंकि वहां पर किस तरीके की पढ़ाई होती है वो सब जानते हैं। देखिए, जहां तक आप बात स्तर की कर रही हैं, हाँ, स्तर तो शिक्षा का आप कहीं पढ़ा लीजिए, क्योंकि एक भाषा विशेष पे बोलना शुरू कर देने से शिक्षा का स्तर ऊपर नहीं हो जाता। बिल्कुल, तो ये तो एक अलग ही मुद्दा है। लेकिन क्योंकि अच्छा स्तर कैसे होगा शिक्षा का? जब अच्छे शिक्षक होंगे। अच्छा शिक्षक कैसे आएगा? जब आप एजुकेटेड शख्स को, जानकारी रखने वाले शख्स को जॉब पे रखेंगे। शिक्षक की सैलरी आप देख लीजिए। अच्छा, सरकारी स्कूलों में जहां शिक्षक की सैलरी है, वहां वो उसके ऊपर कोई चेक पॉइंट नहीं है।
बिल्कुल। वो कितना अटेंड करता है और कितनी तस्वीरें आती हैं, कितनी खबरें आती हैं, मुझे लगता है आप तो पत्रकार हैं, आप बहुत अच्छे से समझती होंगी। खबरें आती हैं। कितनी बार इंटरव्यू के दौरान मैंने देखा है कि टीचर को ही नहीं मालूम, सोशल साइंस के टीचर को ही नहीं मालूम ज्योग्राफी और सोशल के बारे में। तो वो एक समस्या है। उस पर एक्चुअली वही मैंने कहा, इसके पीछे एक पूरा षड्यंत्र काम कर रहा है कि लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास को इतना एजुकेट ही ना करो कि उसका इस्तेमाल ना किया जा सके। जैसे ये एक्चुअली पुराने जमाने की महाजन प्रथा नहीं होती थी कि कर्ज चुकाते चुकाते जिंदगी बीत जाएगी लेकिन कर्ज नहीं चुकेगा। ऐसे ही आप वो ढूंढ नहीं पाएंगे। आप सोच लीजिए ना, जब देश के प्रधानमंत्री को राजदंड दिया जाता है लोकतंत्र में संसद के उद्घाटन पे, तो आप समझ लीजिए कि एक राजशाही है जहां पढ़ा लिखा युवा या मध्यम वर्ग या निम्न वर्ग नहीं चाहिए। ठीक है सर, ठीक है मैम। तो बाकी लोग हैं वो विदेशों में नौकरी तलाशते, कितने % हमारे रोजगार हैं आप बताइए। बिल्कुल, लेकिन उस पर बात भी नहीं होती है। सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि इस पर बात भी नहीं होती है, क्योंकि हम सवाल ही नहीं करते। आते हैं संजीव जी, आते हैं आपके पास। हम सवाल करना भूल चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मौली जी आएंगे आपके पास। एक दर्शक हैं जोड़ते हैं, संतोष जी पटना से जुड़ चुके। संतोष जी स्वागत आपका, क्या कहना चाहते हैं बताएं। कहना चाहता हूँ कि जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है और लास्ट 5 इयर्स में ये जो शेड्यूल कास्ट है वो 25,000 जो स्टूडेंट हैं वो क्विट कर चुके हैं पढ़ाई बीच में। मैम, इस पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और जो गवर्नमेंट है इस पे तो उसका शिक्षा का मतलब ही शायद इनको पता नहीं है कि शिक्षा इतना आवश्यक है। मैम, जैसे किसान के लिए खाना, सभी के लिए खाना, जब हम खेती नहीं हुआ तो कहाँ से खाएंगे, उसी प्रकार जब शिक्षा नहीं हुआ तो कैसे देश बढ़ेगा। मैम, विश्व गुरु की बात करते हैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कि विश्व गुरु बनाएंगे इंडिया को। क्या विश्व गुरु बनाएंगे आप? एक पढ़ा लिखा व्यक्ति 12th करने नहीं आता है, जिनका नाम अमित शाह है कि 12th के बाद इंटर में हम साइकिल बांटेंगे तो ये करेंगे, उनको ये समझ नहीं है। तो ऐसे ऐसे लोग, अभी तक जो मणिपुर कांड हुआ वो अपने ही देश में जो ये दंगाई लोग दंगा करने में मस्त हैं, तो क्या शिक्षा पे ये लोग ध्यान देंगे? मेरा ये कहना है मैम कि जिस तरह से अभी ये न्यू शिक्षा नीति जो इम्प्लीमेंट हुआ है, इसमें क्या है बिहार में मैं देख रहा हूँ कि जितने भी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, चाहे वो जनरल कैटेगरी हो, चाहे वो SC हो, ST हो या फिर माइनॉरिटीज हो, सबका फी इक्वल है। मैम, ये गलत है। इससे पहले क्या था कि जो महिलाएं होती थी, मतलब कि फीमेल कैंडिडेट जो है, उन लोगों का फी जो था 0 था। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट में फी 0 था। और अभी क्या है कि ये 3500 अराउंड लग रहा है, चाहे वो फीमेल हो, चाहे मेल हो, या किसी भी कैटेगरी का हो। तो फिर तो कैटेगरी की कोई बात ही नहीं, रिजर्वेशन का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है संतोष जी, बहुत शुक्रिया आपका अपनी बात यहाँ पर रखने के लिए। तो देखिए, हायर एजुकेशन के लिए अब जनता को सोचना होगा और इसी पर हम आज विस्तार से बातचीत कर रहे हैं। कई खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। सुंदरम जी अभी भी जुड़े हुए हैं, शुभम भी हैं और साथ ही संजीव कुछ कह रहे थे। संजीव, आप कुछ कह रहे थे, बताइए। जैसा कि आदरणीय मौली सेठ मैम ने कहा कि शैक्षणिक गुणवत्ता नहीं है, मुझे लगता है कि गोरखपुर ही नहीं पूरे भारत के जो भी लोग काम कर रहे हैं, इसरो से लेकर के अन्य संगठनों में या अन्य संस्थाओं में, उनके ऊपर एक प्रश्न है। मैं मैम से सहमत हूँ। मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ। पूरे गोरखपुर, बस्ती और आजमगढ़ मंडल में पहले एक विश्वविद्यालय हुआ करता था, आज 7 विश्वविद्यालय हैं। पहले यहाँ 1 मेडिकल कॉलेज हुआ करता था, गोरखपुर मेडिकल कॉलेज, आज 5 मेडिकल कॉलेजेस हैं। हालांकि इन शैक्षणिक संस्थाओं की संख्या बढ़ रही है, एम्स भी बना है, लेकिन शैक्षणिक शुल्क अभी भी एक समस्या है, इसको मैं स्वीकार करता हूँ। एक चीज और मैम कहना चाहता हूँ सर, वही बड़ी समस्या है ना, क्योंकि सर आप बताइए, मैं आपसे भी एक सवाल कर रही हूँ। आप बताइए ना कि आप 4 एम्स खोल दीजिए, लेकिन अगर वहां पर पैसे लेकर आप इलाज करने लग जाएंगे तो आम जनता इलाज कैसे करवाएगी? आप स्कूल 7 खोल दीजिए, 10 खोल दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? उस स्कूल की फीस अगर हजारों रुपया महीना है, आम जनता कैसे भरेगी? नहीं, मैं आपको बोलने दूंगी, लेकिन मैं जोड़ रही हूँ अपनी बात को। अब आप बोलिए। निश्चित रूप से शैक्षणिक शुल्क में जिस प्रकार की वृद्धि हो रही है वो समस्या है। समस्या हमारे व्यक्तिगत, मेरे लिए भी है। शैक्षणिक शुल्क की ये जो वृद्धि है समस्या, और इस पर सरकारों का ध्यान आकृष्ट होना चाहिए। न केवल
केवल उत्तर प्रदेश में, न केवल भारत में, आज की वर्तमान सरकारों का पूर्व में भी देना चाहिए था और भविष्य में भी जो लोग सरकार में आएंगे उनको देना चाहिए था, क्योंकि यही लोग हैं, हम ही लोग हैं जो आगे 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल बाद जाकर के भारत की स्थिति क्या होगी, भारत कहां होगा, ये तय करने का कार्य करेंगे। तो शिक्षा के अधिकार से वंचित न किया जाए, जैसा कि भाई साहब ने कहा कि मौलिक अधिकार है, दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, और सबको मिलना चाहिए, क्योंकि और ऐसा नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति, अगर आप देश में राशन फ्री कर सकते हैं तो शिक्षा तो सबसे जरूरी है। मुझे लगता है इसके बिना कहीं ना कहीं सभी का नुकसान होता है। ठीक है, आनंद जी कुछ कह रहे हैं, आनंद जी के पास आएंगे। सुंदरम जी जुड़े थे, फिलहाल मुझे लगता है कि अभी वो ठीक से कनेक्ट नहीं हो पाए। सुंदरम जी के पास बाद में जाएंगे, आनंद जी को पहले सुन लेते हैं। जी आनंद जी बताएं, आप क्या कह रहे हैं? जोर देना चाहिए, हमें समझना चाहिए। जी मैं यही कहना चाहता हूँ हाँ कि 2014 से अनम्यूट कर सभी ने सुना है, सभी ने सुना। अब की बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। बिल्कुल बहुत हुई डीजल पेट्रोल की मार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुई शिक्षा की मार, इस बार मोदी सरकार। हाँ मैं यही पूछना चाहता हूँ, अब आपसे जितने भी कंटेस्टेंट जुड़े थे अभी तक, बाहर के जो भी आपने चैनल द्वारा जुड़े, उस सभी ने सरकार का विरोध किया। इसका मतलब ये सरकार चलाने में असक्षम है, ये नहीं चला पा रहे सरकार। इनको तो गद्दी छोड़ देनी चाहिए। जहाँ छात्रों पे तो मुझे लग रहा है कि आप किसी सरकार का विरोध ही करने आए हैं। नहीं विषय पर बात हो मित्र, विषय पर बात हो, शिक्षा पे बात हो। छोटे भाई मेरी बात सुनिए। ठीक है सर, बिल्कुल। देखिए जो सत्ता में यहाँ सरकार का विरोध होगा, अगर सरकार की ओर से सही कदम नहीं उठाए जा रहे हैं तो सरकार का विरोध करने में कोई बुराई नहीं है, आप विरोध करिए। और देखिए महंगाई की बात है, ये आम जनता का मुद्दा है, यहाँ कोई दल, राजनीतिक दल नहीं है। मुझे लगता है संजीव जी छात्र हैं और आप अगर आनंद जी छात्र नेता हैं, तो ये दोनों की ही बात है, क्योंकि फीस जब माता पिता को भरनी होती है तो अगर कमी होगी पैसों की तो वो संजीव जी के माता पिता भी परेशान होंगे और चाहे आनंद जी हो उनको भी समस्या होगी। तो इसे व्यक्तिगत बात मत करिए, ठीक है? वो उचित नहीं है, ये सबकी समस्या है, तो इस समस्या के समाधान की खोज की जाए, ना कि क्या कैसे हो सकता है। लोकतंत्र में दबाव समूह बन करके या तो कार्य कीजिए। बताइए आनंद जी कंप्लीट करिए। आनंद जी की आवाज ठीक से अब मुझे लगता है आ नहीं रही है, नेटवर्क के कुछ प्रॉब्लम है। आनंद जी आप सुन पा रहे हैं? तो आनंद जी की आवाज नहीं आ रही है फिलहाल, और मेहमान लगातार बने हुए हैं, उनसे पूछेंगे। लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात यह ना कि महंगी फीस के चलते बच्चे बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। अब ऐसे बच्चों का भविष्य क्या होगा जिन्होंने एक कोर्स आधा तो कंप्लीट कर लिया लेकिन वो पूरा नहीं कर पाए क्योंकि फीस नहीं थी। अब लाखों की फीस भला एक आम व्यक्ति या मिडिल क्लास परिवार का शख्स कैसे भर पाएगा, ये बड़ी खबर है। हॉस्टल पीजी में रहने वालों के लिए बुरी खबर आई है क्योंकि 12% जीएसटी की मार उन पर पड़ने वाली है। तो मेहमान लगातार बने हुए हैं। आनंद जी आवाज मिल रही है आपको हमारी? हेलो जी आनंद जी बताएं। जी कंप्लीट करिए, आप बोल रहे थे कुछ। आवाज आ रही मेरी? जी आपकी आवाज आ रही, बताएं। हेलो जी आनंद जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, कंप्लीट करिए। हेलो आनंद जी आपकी आवाज आ रही है, बताइए। मैं यही कहना, हाँ आ रही मेरी आवाज, आपकी आवाज आ रही है। मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर हमने जिस सरकार को बनाया है पूरी जी जान से, बहुमत की सरकार दिया, दो बार उत्तर प्रदेश में सरकार दिया, दो बार हमने केंद्र में सरकार दिया, उत्तर प्रदेश से लगा के, तो सरकार, हम सवाल किससे करें? अगर हमारे ऊपर उत्पीड़न हो रहा है, हमारे ऊपर लाठी चार्ज हो रही है, छात्राओं के ऊपर फीस की मार पड़ रही है, तो हम सरकार किससे पूछने जाएं? कुलपति तानाशाही कर रहा है तो सरकार ने क्यों ऐसे कुलपति को बैठाया है? हम सरकार किससे पूछने जाए? मेरा सभी का यही कहना है। जुड़ना है अभी तक कुलपति का कुलाधिपति होते हैं और लाठीचार्ज में संजीव जी बीच में नहीं, संजीव जी बीच में नहीं, जब आप बोल रहे थे वो बीच में नहीं बोलते, उनको बोलने दीजिए, ठीक है? हमारे प्रदेश में कोई प्रिंसिपल बन के आता है, कोई इंस्पेक्टर बन के आता है तो कहेंगे डीजीपी ने बैठाया। डीजीपी नहीं बैठाया, सरकार द्वारा ही बैठाया गया। अगर कुछ ऊंच नीच होता है तो हम सवाल सरकार से पूछेंगे। और जितने भी कंटेस्टेंट जुड़े थे अभी तक, उस सभी ने सरकार का विरोध किया कि आपकी नीति ठीक नहीं है। बहुत हुई गैस सिलेंडर की मार, स्मृति ईरानी अपने छाती पे लेके घूमती थी, सीने पे लेके घूमती थी, सिलेंडर वो कहाँ गई? आज महिलाओं को उत्पीड़न हो रहा है। आज महिलाएं अब पुरुष पति पत्नियों में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। आर्थिक तंगी सभी के परिवार में है, सभी के सामने दिख रही हैं।
इसलिए मैं यही कहना चाहता हूं कि सरकार जो भी ये नीति चला रही है इसको खत्म करे और युवाओं पे, नौजवानों पे, छात्रों पे सहूलियत करे, जिससे महंगाई कम हो, जिससे हम लोग ठीक ठाक तरीके से अपना जीवन यापन कर। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, जीवन यापन तभी हो पाएगा जब महंगाई की मार से आम जनता को थोड़ी राहत मिलेगी। बेरोजगारी बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई। ठीक है, शुभम जी भी जुड़े हुए। शुभम का रुख कर लेते हैं। शुभम पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष हैं। शुभम, हम ये भी जानना चाहेंगे कि देखिए, छात्र हमेशा इस बात की मांग उठाते हैं। अक्सर हमने देखा है कि कई अलग अलग कॉलेजों से, स्कूलों से इस बात की मांग उठती है जब स्कूल में फीस बढ़ाई जाती है, इसके बाद जमकर बवाल भी होता है, लेकिन कुछ हल नहीं निकलता। सर, आपको लग रहा है कि बच्चों को कहीं ना कहीं अब शिक्षा के इस चीज को लेकर बात उठानी चाहिए, और क्या सरकारें इस ओर ध्यान नहीं देती? क्या वजह है कि आखिर लगातार फीस बढ़ती जाती है? और शिक्षा का मुद्दा, शिक्षा की जो कमी हो रही है, क्योंकि लोग बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं सर, उन बच्चों का भविष्य कैसा होगा जिन्होंने आधा कोर्स कंप्लीट कर अब वो कुछ भी काम करने लग जाते हैं, क्योंकि परिवार में हाथ भी बटाना है। तो ऐसे में सरकार को आपको लग रहा है कि सरकार ठीक ध्यान देती है या फिर कहीं ना कहीं इग्नोरेंस मिल रही है? ऐसा नहीं है, जैसे कि गरिमा जी आपने बताया, पूर्व में भी कुछ वक्ताओं ने सरकार की कुछ जो समस्या उनको लगता है सरकार के निमित्त, उन्होंने सरकार की समस्याओं को यहाँ पर रखने का काम किया। मैं सरकार के द्वारा कुछ ना कुछ, हमारे जैसे जिस उत्तराखंड प्रदेश का मैं हूँ, यहाँ कहीं ना कहीं एक बड़ा देश भर के अंदर एक बड़ी सौगात देने का काम किया। नकल विरोधी कानून लाकर पूरे देश भर में एक बड़ा उत्तराखंड के सरकार के माध्यम से एक मैसेज देने का काम किया। सरकार कहीं ना कहीं बहुत अच्छे युवाओं के लिए काम करने का भी काम करे। जैसे हमारे यहाँ ब्लॉक स्तर पर छात्रों के लिए, युवाओं के लिए लाइब्रेरी खोलने का काम सरकार कर रही है। सर, लेकिन उत्तराखंड में ही बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं। अगर इतना काम छात्रों के लिए हो रहा है तो फिर छात्र पलायन करने को क्यों मजबूर हैं? एक तो छात्र बाहर से पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के बाद रोजगार नहीं होता तो पलायन कर जाते हैं। सारी परेशानियां जो हैं उत्तराखंड की हैं। बिल्कुल गरिमा जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि कारण यह है कि कहीं ना कहीं इसमें शिक्षकों को भी, हमारी संस्थाओं को बिल्कुल सहयोग करना चाहिए। कहीं ना कहीं जैसे प्राइवेट के कॉलेज, अगर हम, सरकार कहती है कि हमें पहाड़ में खोलना है, मान लीजिए जैसे गौचर में खोलना है, क्या कहते हैं, गैरसैंण में खोलना है, या उधर पिथौरागढ़ में खोलना है, तो वहां पर भी क्या है, प्राइवेट शिक्षक जाने से बचते हैं। तो जब वहां शिक्षक नहीं जाना चाहता, कैंपस में नहीं रहना चाहता, तो छात्र कैसे पढ़ेगा? छात्र कहीं ना कहीं सड़कों पर ही आएगा और मार्केटों में आने के प्रयास करेगा, दिल्ली जाएगा, देहरादून आएगा, हल्द्वानी आएगा। तो इन समस्याओं को भी लेकर कहीं ना कहीं शिक्षक प्रणाली में शिक्षकों को, अगर किसी ने शिक्षक बनने का काम किया है तो उसको अपनी जिम्मेदारी को निभाना की भी आवश्यकता है, उसको समझने की आवश्यकता भी है कि मेरे को अगर धारचूला में काम करना है, मुझे अगर चमोली में काम करना है, मुझे अगर नैनीताल में काम करना है, तो मेरे को जाने में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। मुझे काम करना चाहिए छात्रों के हित के लिए, मेरे को पढ़ाना चाहिए और छात्रों की समस्याओं के लिए हमें उनके हित के लिए सोचना चाहिए। लेकिन शुभम जी देखिए, शिक्षक ने भी पढ़ाई पढ़ी है तब वो शिक्षक बना है, और अब वो इस चीज की उम्मीद करता है कि शिक्षक को पर्याप्त चीजें मिल सके ताकि उसे अगर कहीं ऐसी जगहों पर पोस्टिंग की जा रही है तो वो वहां पर रह सके। कमियां होती हैं, इसी के चलते तो शिक्षक भी किनारा करते हैं ना। मैं इसका मतलब ये हो गया कि कहीं ना कहीं छात्र तो इसी वजह से कहीं ना कहीं सफर करने का काम करता है, क्योंकि जब वहां पर शिक्षक नहीं होते, पहाड़ी कॉलेजों में कॉलेज तो खुल जाता है पर शिक्षक पढ़ाने के लिए नहीं है। कई बार बीच में सरकार के माध्यम से कई ऐसे लोगों को पकड़ा भी गया था जो शिक्षक पढ़ाने नहीं जा रहा था, परंतु वहां पर शिक्षक ने अपने द्वारा कोई टीचर रखा होता। सरकार के जानकारी के माध्यम से जब वो विषय आया तो उन पर कार्रवाई भी हुई, सरकार ने सख्त निर्णय लिया, और कहीं ना कहीं ये सरकार का एक अच्छा निर्णय था। युवाओं की सौगात थी युवाओं को ले। बिल्कुल ठीक है, आपके पास लौटेंगे शुभम। मौली जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। मौली जी देखिए, अभी यहाँ पर शुभम ने काफी अहम बातें कही कि कई जगहों पर बच्चे हैं तो शिक्षक नहीं है। अब अगर शिक्षक के पास भी पर्याप्त चीजें नहीं होंगी, आप उसे पर्याप्त रूप से सभी चीजें मुहैया नहीं करवाएंगे, तो आखिर वो ऐसे दुर्गम क्षेत्रों में रहकर कैसे अपनी सेवाएं दे पाएगा? सवाल यह है कि क्या यही वजह है, क्या सरकारी जो स्कूल हैं इनके स्तर के गिरने की वजह से ही प्राइवेट स्कूलों ने अपनी फीस को और ज्यादा बढ़ा दिया? क्योंकि प्राइवेट स्कूल वाले या कॉलेजेस वाले जानते हैं कि सरकारी कॉलेजेस का रुख नहीं करेंगे, ये प्राइवेट में ही आएंगे, तो मनमाने पैसे वसूले जा रहे हैं। क्या ये भी एक कारण है मौली मैम? जी देखिए, मैं एक्चुअली एक ही बात कहूंगी कि आपका शिक्षक भर्ती के घोटाले हैं। आप शिक्षक जब रखते हैं तो एक सीधे, हम जैसे MBBS करते हैं, जब हम सेना में जाते हैं हम एक ओथ लेते हैं
लेकिन शिक्षा जैसे जिम्मेदार काम के लिए कोई ओथ या कोई वो नहीं करवाया जाता कि भाई आपको नियुक्ति के बाद अपना काम जिम्मेदारी से करना होगा। दूसरे, मैं यही चीज कह रही हूं, क्योंकि शिक्षा का बजट नहीं है, ऐसे में शिक्षकों के आवास की, उनके उस जगह पर जाकर रहने और उसको मेडिकल सुविधाएं मिलने की, इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। फिर सरकारी स्कूलों के टीचर्स की प्राइवेट कोचिंग पर कोई लगाम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे डॉक्टरों के लिए है, उन पर वो उठता है, लेकिन शिक्षकों पर कोई पकड़ नहीं है। प्राइवेट स्कूल वाले अपने टीचर को पकड़ लेते हैं अगर वो कोचिंग कर रहा है, लेकिन सरकारी स्कूल के टीचरों के ऊपर कोई लगाम नहीं है। और समस्या वहीं की वहीं है कि जब हमारे पास बजट ही नहीं है, हम फीस लगा के बजट बढ़ाना चाहें, संभव नहीं है। ठीक है, ठीक है। यानी कहीं ना कहीं देखिए जो प्लानिंग है प्रॉपर वो नहीं की जाती, इसी के चलते आम जनता को भुगतना पड़ता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ पर आने के लिए, चर्चा में शामिल होकर अपनी बात रखने के लिए। तो महंगी फीस के चलते अब आम जनता को भुगतना पड़ रहा है, और आम जनता आखिर शिक्षा का सपना देखे तो कैसे देखे, क्योंकि कई ऐसे बच्चे हैं जो बीच में पढ़ाई छोड़कर वापस आ चुके हैं। और ये बुरी खबर उन लोगों के लिए जो लोग पीजी या फिर हॉस्टल में रहते हैं, क्योंकि अब 12% टैक्स भी भरना होगा, जीएसटी भरनी होगी, जिसकी मार अब सीधे उनकी जेब पर पड़ रही है। जनहित में आज उतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।